मेरे क्लास 10 के बडीज। सो आज स्टार्ट करते हैं तुम्हारा उस डाउट के साथ जो तुम मुझसे लगातार पूछते रहो, चैप्टर 1 ऑफ साइंस। यस, आज हम लोग शुरू करने वाले आखिरकार हर चैप्टर को समझाने वाली। मुझे पता है कि मैंने वादा करा था कि मैं एआई से समझाऊंगा, लेकिन तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं सोचता हूँ कि वो बाद में हो सकता है काम, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सारे चैप्टर्स के बताऊँ कि मेन तरीके से कैसे करना है। देखो, मैं ये हर चैप्टर के एक एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, हर चैप्टर को एकदम डीपली बताऊंगा कि किसको कैसे पढ़ना है। ऐसा मतलब हर एक चैप्टर की हर एक कॉन्सेप्ट की ट्रिक बताऊंगा और तुम्हें उसे फॉलो करना है। क्योंकि ये जो जितनी भी तुम्हें ट्रिक्स बताने वाला हूँ हर एक पर्टिकुलर चैप्टर की, तुम अलग अलग चैप्टर्स के लिए अगर ढूंढोगे यूट्यूब पे तो कोई ऐसी मिलेगी नहीं ट्रिक। तुम्हें पूरा कहते हैं वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा तुम इस वीडियो के अंदर टाइम लगाओ, क्योंकि मैंने उनको इस्तेमाल करा है और फोड़ा है। मैंने साइंस के अंदर 99 मार्क्स लेके आया हूँ, तो मुझे पता है कि आखिरकार मार्क्स आते कैसे। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तुम्हें इस चैप्टर में मदद भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मेरे वो नोट्स दूंगा जिससे मैंने 99 स्कोर करा है साइंस के अंदर। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैंने पहले बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ दिव्यांशु जालान, 93% के साथ अपनी क्लास में टॉप करने वाला, और मैं हो सकता है तुम्हें भी टॉप करवा दूँ। तो अपने मेरे साथ बने रहना। तो हमारा दिव्यांशु भैया तुम्हारे साथ खड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन ऐसी चीज़ है जिसके लिए सबसे ज़्यादा बच्चों का दिमाग ख़राब होता है। बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन याद नहीं होती, केमिकल इक्वेशन याद नहीं होती, कैसे उन्हें बैलेंस करे, क्या ये सब कुछ। देखो, पहले मैं बताऊँ कि जो भी एक टॉपर होता है, जो भी अच्छे मार्क्स लाता है, उसकी मेन अप्रोच क्या होती है कि वो कभी भी चीज़ों को रटता नहीं है, वो समझने की ट्राई करता है। अगर नहीं समझ आती तो वो रटता है। पर जो मेनली जो बच्चे होते हैं, जो एवरेज रह जाते हैं, वो क्या करते हैं हमेशा कि चीज़ों को रटते हैं। अगर समझ में नहीं आई तो बस रटो। नहीं, हर टॉपर बच्चा अगर समझ में नहीं आती चीज़, उसको पहले 5 से 10 बार ट्राई करता है, और फिर बाद में उसकी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाता है जो वो ऐसा रट्टा मारता है कि उसको वो रट्टा भी ऐसा याद रह जाए। तो तुम्हें याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन बहुत सारी है। तुम्हारे पास 4 चैप्टर्स है। सबसे पहला तो तुम्हारा केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर, उसके बाद तुम्हारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद तुम्हारा मेटल नॉन मेटल, और लास्ट का तुम्हारा कार्बन वाला चैप्टर। इन 4 चैप्टर्स में इतनी सारी केमिकल इक्वेशंस है कि तुम्हें याद का मतलब रटने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए तुम्हें समझो, पहले तुम्हें बेसिक्स क्लियर करने होगी। सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन होता है केमिकल रिएक्शन का, तुम्हें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्यों लिखी जाती है, जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में आराम से लिख सकते हैं। अब मान लो कि मैं लिखूंगा कि कार्बन की रिएक्शन कराते हैं मैं ऑक्सीजन के साथ, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं सीधा लिख सकता हूँ कि कार्बन का एलिमेंट C+O2 CO2। ऐसा लिखने से टाइम भी बचेगा और अगले को समझ में भी आराम से आ सकता है, और काफ़ी कुछ होता है इसमें। अब बात रही कि इक्वेशन क्यों लिखते हैं, तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें 9th के बेसिक्स को क्लियर करना होगा, जो है कि तुम्हें हर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका चार्ज पता होना चाहिए। उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक देने वाला हूँ शीट, इसको तुम अच्छे से पढ़ना, तुम्हें इससे सारे चार्जेस याद हो जाएगी। जब तुम्हें ये चार्जेस याद हो गए, अब तुम्हें नेक्स्ट काम क्या करना है कि आगे बढ़ना है। अब समझना है कि इक्वेशन लिखी क्यों जाती है। पहले तो मैं समझना होगा हर एक कॉन्सेप्ट को, चीज़ हो क्यों रही है। देखो, साइंस का खेल यही है, तुम चीज़ें समझोगे अपने आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये 10th क्लास है, इसमें इतना कुछ खास नहीं होता, एकदम आराम, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। पहला तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें केमिकल इक्वेशन इसलिए करनी होती है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा करना होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को पूरा इसलिए करना होता है क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, वो बनती है ना अभी डिस्ट्रॉय होती है इस यूनिवर्स के अंदर। जब तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी तो तुम इसको पूरा करोगे। अब कैसे पूरा करोगे कि जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों इक्वल होने चाहिए। मान लो तुम्हारे रिएक्टेंट साइड के अंदर कुल मिला के तुम्हारे पास 18 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो तुम्हें क्या सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इन क्लासीफाई कैसे करें। सबसे पहले आती है तुम्हारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हें पता समझना होगा कि भाई कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कोई भी दो चीज़ को ऐड करके कोई एक नई चीज़ बनाना। सो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे कि तुम जब भी क्विक लाइम को ऐड करोगे, क्विक लाइम को ऐड करोगे वाटर के अंदर, स्लैग लाइम बनेगी। बस यही तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे छोटे छोटे रिएक्शंस, और मैं तुम्हें मेन रिएक्शंस यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरी बात आती है अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन की 3 टाइप्स है, बहुत ज़्यादा आसान है। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हमें हीट दे कुछ गर्म करके कुछ हटाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन केवल 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो हर साल पेपर में पूछी जाती है, वो यहाँ पे। उसके बाद बात आती है कि अपन बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। केवल 2 एग्जांपल्स और उनको समझना ज़रूरी है। देखो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जब भी नाम आए सिल्वर को याद रखना, क्योंकि मैं मेनली जितनी भी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लास 10 में पूछी जाती है सब सिल्वर से एडेड होती है। बस इसको याद रखना और तुम्हारे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी आराम से हो जाएगी। बात रही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के लिए केवल ये वाली रिएक्शन बहुत है, इसके लिए कुछ अलग नहीं आता है इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए। बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद टॉपिक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों पसंद देता है वो तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि इसको पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। देखो, कोई भी बंदा है
तो हमेशा किसी और के साथ ही बना रह सकता है। लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा आ जाए तो उसे एक को छोड़ना पड़ता है, और वो किसको छोड़ता है? जिसके पास कम होता है, जो कमज़ोर होता है। कमज़ोर वो होता है जो रिएक्टिविटी टेबल में कम होता है। अब रिएक्टिविटी टेबल को याद करने के लिए तुम इसको याद कर सकते हो, जो है कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेनर फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर रोडी। इस आराम से निमोनिक से तुम पूरी की पूरी टेबल याद कर सकते हो और उसको समझ के आराम से ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है वो मैंने यहाँ कर दी है। अब उसके बाद दूसरी बात आती है, लास्ट बात आती है कि अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल और केवल एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं तुम्हें याद दे रहा हूँ, जो है अपनी वाइट प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन। बस इससे तुम्हारी रिएक्शन का काम खत्म। इन चीज़ों को आराम से याद करो, समझो। और मैं तो यही बोलूँगा कि वन शॉट रिकमेंड करो, बिना वन शॉट के काम नहीं बनेगा। फिर बाद में बात आती है ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शन की। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, और मैं तुम्हें इसके लिए खास रिकमेंड करूँगा कि कोई भी एक एजुकेटर का वीडियो देखो जिसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। तुम जाओ तो प्रशांत भैया का भी वीडियो दे सकते हो, किसी और का भी, क्योंकि देखो ये ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन बहुत आसान लगती है बच्चों को, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है तब दिक्कत होती है, और कई बार एमसीक्यू में ही सवाल आ जाते हैं और बच्चों का वही गलत हो जाता है। अब बात की जाए इससे आगे कि ये तो हो गई। अब बचा कि हमारे टार्निशिंग वगैरह को कैसे करें, तो इसकी केवल तुम्हारे पास डेफिनेशन आनी है, तो तुम उसको आराम से निपटा सकते हो। और भी अगर तुम्हें कोई इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, और मैंने अपने नोट्स तुम्हें यहाँ पे दे चुका हूँ, और इन नोट्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये नोट्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे देखो कि ये सेम टू सेम नोट्स हमारे स्कूल में बनाए गए थे, सेम टू सेम नोट्स प्रशांत भैया भी ऐसे ही करवाते हैं। सो आगे मिलते हैं, और याद रखना कि 10th ईजी है।